कैसे बना चाइना सुपर पावर देश। दोस्तों, गरीबी भूखमरी से लड़ते देश को देखकर शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि वो कभी दुनिया भर में इकोनॉमी के मामले में नंबर 1 पर होगा। आज से 40 साल पहले चीन के जो हालात थे, उससे तो यही लगता था कि चीन शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। लेकिन चीन का वक्त ऐसा बदला कि वक्त का पता ही नहीं चला। आखिर क्या हुआ ऐसा कि चीन आज बुलंदियों को छू रहा है, अमेरिका को पछाड़कर सबसे पहले पायदान पर है। आज वो देश जो दुनिया की सेकंड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। वाकई काबिल तारीफ है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके कारण चाइना चमक रहा है। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी में केवल 2% था, लेकिन आज इसका ग्लोबल जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि आखिर कैसे चीन की किस्मत बदली और किन कारणों ने चीन को सुपर पावर देश बना दिया। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप अच्छे से समझ सके। दोस्तों, कहते हैं प्रेजेंट की स्थिति पता करने के लिए पास्ट का जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आधी अधूरी चीजें हमें आधा अधूरा ज्ञान ही दे देती हैं। आपको ले चलते हैं 1937 से 1945 में, जहां चाइना की स्थिति का सबसे बड़ा कारण था चाइना में लड़े गए भयानक युद्ध, जिसने सबको तबाह कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, चाइना भले ही किसी देश का गुलाम ना रहा हो, पर यहाँ जो लड़ाइयाँ और लूटपाट हुई उसने चाइना को कंगाल बना दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में भी करीब 30 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। चाइना वर्ल्ड वॉर तो जीत जाता है, लेकिन युद्ध यही खत्म नहीं होता। इसके बाद भी एक सिविल वॉर होता है जो नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच था। साल 1949 में ये वॉर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ खत्म हो जाता है और तमाम लड़ाइयों और कुर्बानियों के बाद साल 1949 में एक शख्स जिसका नाम है माओ जेडोंग चाइना देश की बागडोर अपने हाथ में लेता है। दोस्तों, इसी समय को आप इस देश की शुरुआत कह सकते हो। माओ जेडोंग अपने देशवासियों को तसल्ली दिलाता है कि चाइना के हालात पहले की तरह बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसमें आपके साथ की जरूरत होगी। माओ किसानों की जमीन हड़पने लगता है और फैक्ट्रियों पर भी कब्जा कर लेता है। माओ के इस तरह की काम करने की नीति को ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते थे, जो माओ ने साल 1958 में शुरू की थी। इस नीति के मेन मकसद 2 थे, जिसमें जमींदारों से जमीन लेकर किसानों को दी जाती थी, लेकिन इस पर पूरा अधिकार वहां के गवर्नमेंट का होता था। दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें माओ ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट बनवा रखे थे जहां स्टील प्रोडक्शन कर सके। साथ ही लोगों को भी अलग से कहा गया कि वो भी अपने घरों की बैकयार्ड में स्टील का लोकल लेवल पर प्रोडक्शन करें। लेकिन दोस्तों, माओ की ये नीति फेल हो गई। इसमें न ही किसानी में फायदा मिला और न ही इंडस्ट्री में। माओ के इस तरह से किया गया काम देश को बर्बादी की ओर ले गया। इतनी भयानक स्थिति बनी कि लोगों में गरीबी भूखमरी के हालात पैदा हो गए। माओ के एक से बढ़कर एक गलत डिसीजन ने पूरे देश की गति बना दी। दोस्तों, माओ के द्वारा एक और डिसीजन लिया गया, जिसमें माओ ने सबको ऑर्डर दिया कि देश में जितने भी मच्छर, चूहा, मक्खी और गोरैया हैं, उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, चूहा प्लेग, मक्खी डायरिया और गोरैये खेतों के फसल खाकर खेतों की बर्बादी करती हैं। बाकी जीवों का तो फिर भी समझ आता है, लेकिन गोरैया को मारने का गलत फरमान सुनाकर माओ ने अपने देश के लिए एक और मुसीबत मोल ले ली। लोगों ने खूब थालियां और टीन बजा बजा कर गोरैये को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण गोरैया थक हार कर उड़ते उड़ते नीचे गिर जाती। उसे चीन के लोगों ने बैठने नहीं दिया और इस तरह काफी सारी गोरैया को मार दिया गया। बाद में एक साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की और पता किया कि गोरैया को मार के चीन के लोगों ने बहुत गलत किया, क्योंकि गोरैया फसलों के दाने तो कम ही खाती हैं, लेकिन फसलों में रहने वाले कीड़ों को ज्यादा खाती हैं। इससे फसल कीड़ों से बची रहती हैं। चीन के लोगों ने गोरैया को मारने के लिए खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सारी गोरैया मार गिराई। इससे चीन का इकोसिस्टम्स का बैलेंस गड़बड़ा गया और सारी फसल कीड़े खा गए। एक बार फिर माओ के नापाक इरादों ने चीन के लोगों को भूखे मारने पर मजबूर कर दिया। लाखों लोग भूख से मारे गए। साल 1978 में माओ की मौत के साथ नए सूरज का उदय होता है और एक नए नेता डेंग ज़ियाओपिंग उभर कर आते हैं। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। ये नेता कोई मामूली नेता नहीं थे। ये वही नेता हैं जिन्होंने माओ के शासन के समय में उनका विरोध किया था। उन्होंने भी माओ का अत्याचार खूब सहा था, जिसके कारण उन्होंने ठाना था कि जो भी करना पड़े चाइना के प्रोग्रेस के लिए वो करेंगे। इस नेता ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण आज चीन बड़े बड़े देशों का बाप बना हुआ है। दोस्तों, 1978 में चाइना की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ की हो गई थी। ये बात डेंग अच्छे से समझ चुके थे कि कैसे चाइना की
पॉपुलेशन को सही राह दिखाकर चाइना की प्रोग्रेस कराई जा सकती है। डेंग मजबूत और शक्तिशाली व्यवस्था बनाना चाहते थे ताकि देश की खराब स्थिति सुधारी जा सके। उनका मानना था कि किसी भी देश की गाड़ी लोगों पर कंट्रोल करके नहीं बढ़ाई जा सकती। देश की जनसंख्या पर हद से ज्यादा कंट्रोल देश की दुर्गति का कारण बन रहा था। दोस्तों, यहाँ दोनों नेता के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक ने सरकार के कंट्रोल में बांधकर लोगों से काम करवाया, जबकि दूसरा लोगों को पूरी फ्रीडम देकर काम करवाना चाहता था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी नीति चाइना के सामने रखी और बताया कि हमें इस तरह से काम करना होगा। सबसे पहले डेंग ने खेती और किसानों पर ध्यान देना शुरू किया। माओ ने जब अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू किया था, उनमें प्राइवेट फार्मिंग का कोई सिस्टम नहीं था। कोई भी व्यक्ति को खेती का मालिकाना हक हासिल नहीं था। खेती की सारी ओनरशिप चाइना की गवर्नमेंट के पास ही थी। लेकिन धीरे धीरे डेंग ने खेती को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। यानी खेती करने वाले किसानों को अभी निर्देश दिए गए कि खेती की ओनरशिप तो अभी भी गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी, लेकिन किसानों को हम जमीन लीज पर देंगे, जिससे सारा जिम्मा उन किसानों का होगा कि वो कौन सी खेती उगा रहे हैं, कैसे उगा रहे हैं और कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। इससे किसानों को फुल फ्रीडम मिला और अपने खेती का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देकर बाकी कहीं भी जाकर अपना अनाज अपने प्रॉफिट के हिसाब से बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। धीरे धीरे चाइना इंडिपेंडेंट होता गया और लोगों की अकाल मौत से जान बचाई जाने लगी। इतना ही नहीं, डेंग ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया। अब चाइना के सुपर पावर बनने का दौर शुरू हो रहा था। दोस्तों, डेंग के समय में लोगों को डेंग से काफी उम्मीदें जागने लगी। उस समय डेंग की पॉलिसियों ने लोगों के हालात काफी सुधार दिए। अब गरीब भुखमरी धीरे धीरे पूरे देश से बाहर हो रही थी। 1978 से 1984 में खेती का औसत 7.5% रेट से प्रोडक्शन बढ़ा और धीरे धीरे पूरे देश में फसलों का प्रोडक्शन डबल हो गया। इसके साथ ही 1986 में चाइना में कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया गया, जिसमें कहा गया कि 9 साल तक चाइना के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा और भी स्किल पर ध्यान दिया गया, जिसमें लोगों को नई नई चीज दिखाई गई। जब चाइना तरक्की कर रहा था, तभी 1904 से 1997 में डेंग की मौत हो जाती है, जिससे सबको लगता है कि अब शायद ही चीन का विकास होगा। लेकिन चीन में डेंग ने पहले ही विकास की ज्वाला को भड़का दिया था। अब कुछ हो जाए, चीन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उस समय कमी थी तो एक लीडर की जो लोगों को डायरेक्शन दे। तभी चीन के अंधेरे बादलों में फिर से सूरज की किरणें दिखी और एक नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई। ये प्रेसिडेंट थे यांग शांगकुन। यांग भी डेंग की तरह ही सोच रखने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने भी डेंग के पदचिन्हों को अपनाया और अलग-अलग चाइना को बदलने में। 90 का दौर था और जमाना बहुत आगे जा रहा था। दोस्तों, ये वही दौर था जब दुनिया में बहुत सी इलेक्ट्रिकल चीजें आ चुके थे, यानी टेलीफोन, टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसी चीजें, जिसे जापान और साउथ कोरिया जैसे देश बनाते थे। लेकिन इस समय उनके पास न तो ज्यादा वर्कर्स थे और न ही ज्यादा जगह। इस बात का फायदा चीन ने उठाया, क्योंकि चीन के पास न तो जगह की कमी थी और न ही लेबर की। चीन ने इसी को देखते हुए अपने लोगों पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया और उन्हें ट्रेन किया। फ्री में एजुकेशन दिया जाने लगा। ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। उसके साथ ही कई वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोले गए। चीन ने अपने देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसमें वर्ल्ड क्लास रेलवे ट्रैक, शानदार सड़कें बनाई गई। चीन ने अपने देश में बाकी देश की कंपनियों को भी कम टैक्स में अट्रैक्ट किया। उस समय जब हमारा भारत देश किसी दूसरी कंपनी को अपने देश में एंट्री भी नहीं देता था, उस समय चीन ने फायदा उठाया और देखते ही देखते कई विदेशी कंपनियां चीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गई। इससे चीन की काफी प्रोग्रेस हुई। चीन ने भी धीरे धीरे सीखते हुए अपनी कंपनियां अपने देश में स्टेबल कर ली। इसके साथ अमेरिका और यूरोप के बढ़ते आईटी सेक्टर को ग्रोथ अब अमेरिका और यूरोप जैसे देश से संभल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ भी वही समस्या आ रही थी, लैंड और लेबर की। और ये बात अमेरिका अच्छे से जानता था कि इस मामले में चीन से बेटर कोई नहीं। अब चीन इलेक्ट्रॉनिक तक ही नहीं, आईटी सेक्टर में भी अपनी जगह बना चुका था। इसके अलावा चीन ने बाकी देश की कंपनियों को भी न्योता दिया कि दूसरी कंपनियां चीन की कंपनियों के साथ टाई अप करें, जिससे चीन ने अपने देश में ही एक आईटी सेक्टर स्थापित किया। दोस्तों, आपने ओप्पो, रियलमी और वन प्लस जैसी कंपनियों के बारे में तो सुना ही होगा। ये सभी चीन की हैं, जो आज नंबर 1 पर हैं। खुद को गरीबी के दलदल से तेजी से निकाल रहा है चीन। चीन जितनी तेजी से अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, उतनी ही तेजी से वो अपने लोगों को गरीबी के दलदल से निकाल रहा है। बीते 30 सालों में चीन ने लगभग 74 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल दिया है और यही वजह है आज चीन दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरा है। दोस्तों, चीन के सुपर पावर की ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।